चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मनी बिल के बारे में। कल हमने बिल और लॉ के बारे में एक डिफरेंस मालूम किया था, राइट, कि लॉ और बिल में क्या डिफरेंस होता है। आप बता सकते हैं लॉ और बिल में डिफरेंस क्या होता है? ये कल की ही हमारी डिस्कशन है। लॉ वो लॉ बन जाएगा, ठीक है, विच मीन्स कोई भी कानून लॉ पहले बिल की फॉर्म में होता है। जब इसको दोनों हाउसेस से परमिशन मिल जाती है तो ये जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब वहाँ से भी परमिशन मिल जाए बाय साइनिंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, वो बिल बन जाता है लॉ। तभी तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर तीन चीज़ें हैं, लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और राष्ट्रपति सरकार का भी हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति सरकार का भी हिस्सा है और पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते हैं आपसे कि हु इन इंडिया इज द बोथ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, सरकार का भी हिस्सा और उसका भी हिस्सा। आप जानते हैं हमारे देश के सारे ही डिसीजंस किसके नाम पे ले जाते हैं? राष्ट्रपति। लेता कौन है? प्रधानमंत्री। पर लिए किसके नाम पे जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। और आपसे पूछूं मैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, सबसे बड़े व्यक्ति। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्राइम मिनिस्टर। ये होता है प्रेसिडेंस, मैंने कौन पहले, फिर कौन और फिर कौन। बट आप जानते हैं कि जो पावर है वो इन दोनों के पास नहीं है, न राष्ट्रपति के पास न उपराष्ट्रपति के पास है, मगर ना के बराबर है। क्योंकि कोई भी डिसीजन आप खुद से ले ही नहीं सकते, आपको हमेशा एडवाइस पे काम करना है। एडवाइस मीन्स कैबिनेट के एडवाइस, तो हमेशा आपको कैबिनेट के एडवाइस पे काम करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति कोई भी फैसला करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक लाइन जो आप अक्सर सुनते होंगे, विच मीन्स कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का किसी भी तरह का फैसला उनका अपना तो होता ही नहीं है, और जिस व्यक्ति को अपने आप से डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, हम उसको ताकतवर कैसे मान लें? दैट इज़ वाई राष्ट्रपति को रबर स्टम्प भी कहा जाता है ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कहते हैं वही राष्ट्रपति करते हैं। बट कहने को राष्ट्रपति सबसे बड़े व्यक्ति हैं, इस देश के नंबर 1 पे हैं। राष्ट्रपति के पास पावर कम, प्रधानमंत्री के पास पावर्स ज़्यादा। बट सपोज अगर किसी एक हॉल के अंदर एक फंक्शन चल रहा है और वहाँ राष्ट्रपति भी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है उसमें ज़्यादा इज्जत किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? एक हॉल है मान लीजिए, और वहाँ दोनों ही का आगमन होने वाला है, राष्ट्रपति का भी और प्रधानमंत्री का भी। अगर ये दोनों इकट्ठे किसी सभा में आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इज्जत हमें किसको देनी होती है, एज एन ऑडियंस या एज एन प्रेसिडेंट को? देखिए, डिफरेंस है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द नेशन एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो ये पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी बात, जिन जनसभाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे भारत रत्न देना है या पद्म अवार्ड्स देने हैं, तो उन अवार्ड्स को देता कौन है? राष्ट्रपति के हाथों द्वारा वो दिलवाए जाते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के नज़ारे में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति एक बड़ी सीट, थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स बना के ऊपर रखे हैं, बहुत अच्छी सीट के ऊपर, और प्रधानमंत्री एक कॉमन लाइन के अंदर जो कुर्सियां लगी होती हैं वहाँ बैठे होते हैं फ्रंट रो के अंदर। और इस तरह से जो भी लोग आते हैं झुकते हैं राष्ट्रपति के सामने, पहले महामहिम के आगे, और फिर उनको राष्ट्रपति जो सम्मानित करते हैं। मीन्स सबसे पहले हॉल के अंदर ये सारे व्यक्ति पहुंच चुके होंगे, प्रधानमंत्री आ चुके होंगे, राष्ट्रपति सबसे आखिर में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति है वो देश का। तो जब राष्ट्रपति का आगमन होता है तो एक आवाज़ आती है
कि महामहिम राष्ट्रपति पधार रहे हैं और एक आवाज़ बजती इंस्ट्रूमेंट पे, सब लोग खड़े हो जाते हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री ऑल्सो, इज नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री को भी अपनी सीट छोड़ के खड़ा होना, क्योंकि वो उससे बड़े हैं पद पे। अब जरा इसको समझिए, ये वही बात है कि अच्छा आपसे पूछूं मैं, घर में आपके पापा की चलती ज़्यादा या आपके दादा की? किसके दादाजी जिंदा हैं आप में से? आपके दादा जिंदा हैं, बाकी आर यू सीरियस? चलिए, बट सपोज कि सिचुएशन ऐसी हो जाए तो घर का मुखिया कौन होते हैं? द एल्डेस्ट पर्सन, दैट इज़ योर ग्रैंडफादर। बट सरकार की कमान किसके हाथ में होती है? योर फादर। मैंने पेट्रियार्कल सोसाइटी तो मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज इंटरनल कमांड कहीं और से भी आ सकती है। तो पॉइंट ये है कि योर फादर टेक्स डिसीजन कि घर कहाँ बनाना है, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना, भी मे बी उनको इनपुट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से भी आती है। बट सपोज करें कि उनको वो डिसीजन ले रहे हैं, क्या आपके ग्रैंडफादर की डिसीजंस इंपॉर्टेंट होंगे या डिसीजन कौन लेने वाला? योर फादर। मुझे लगता है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि बैक सीट पे आ जाते हैं वो, बट डिसीजन कौन लेता है? तो मीन्स अंदर बैठे हैं तो खाली सुनेंगे आपको, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर को कि क्या करना चाहिए, वो सुनेंगे एंड नो रिएक्शन या नो ऑब्जेक्शन की नहीं, ये नहीं ऐसा होना चाहिए। बट कोई आ जाए बाहर से तो दिखावा कैसे करेंगे? आप जो कहेंगे वही होगा। यही दिखावा होता है हमारे देश में भी कि राष्ट्रपति जब सामने होते हैं तो महामहिम है, ओके, अंदर मिल जाए तो प्रधानमंत्री को, तो वो उसके पैर पकड़ लेंगे कि सर अगली बार भी मौका देंगे 5 साल का। क्योंकि राष्ट्रपति को बनाता कौन है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं एमएलए और एमपी। एमएलए स्टेट्स के और एमपी जो आप जानते हैं पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा के या राज्यसभा के। बस जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, इनको नॉमिनेट खुद राष्ट्रपति ने किया होता है, उनको नहीं करते इसमें पार्टिसिपेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राष्ट्रपति का बनना किन पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी सपोर्ट में खड़े हैं एमएलए और एमपी। अब सवाल ये है कि अगर मान लो भाजपा ने अपना कैंडिडेट जारी कर दिया तो उसको सपोर्ट भाजपाई एमएलए भी करेंगे, भाजपाई एमपी भी करेंगे। बात सही कि नहीं है? वो सिर्फ पक्ष में वोट देंगे। और आज के समय में आप जरा गौर करिए कि ज़्यादातर एमपी किसके पास हैं? भाजपा के पास हैं। ज़्यादातर एमएलए किसके पास हैं? क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में सरकार किसकी है? भाजपा की। तो ज़्यादातर एमएलए भी उनके पास, ज़्यादातर एमपी भी उनके पास। तो स्वाभाविक है भी किसका बंदा बनने वाला है? राष्ट्रपति, बीजेपी का कैंडिडेट। अब बीजेपी किसको चुनेगी? बीजेपी कौन? अमित शाह एंड मोदी? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बीजेपी मीन्स हु? मोदी एंड अमित शाह, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो ये दो डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके आगे पीछे, मतलब ये मैं बोल बेशक रहा हूँ मगर ऐसी बात, मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बच्चों उनकी टॉपिक आपको अंडरस्टैंड करवाना है तो मैं एग्जैजरेट भी कर रहा हूँ चीज़ों को। तो होगा क्या कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो मोदी हैं और अमित शाह के साथ जैसे सांठ-गांठ ठीक बना के रखी होगी कि सर आप तो महान व्यक्ति हैं, आपकी क्या थॉट, क्या काम करते हो आप, इस तरह के व्यक्ति जो जिसको झुकने की आदत हो, इसकी स्पाइन सीधी ना हो, माने जो अपने दम पे कुछ हो नहीं, ऐसे व्यक्ति को बनाने का फ़ायदा है क्या? राष्ट्रपति। क्योंकि वो आपका हमेशा रहेगा शुक्रगुजार कि मैं कहाँ बन पाता राष्ट्रपति, आप ही कारण बन पाया। और मान लो इस तरह के व्यक्ति को बनाया आप राष्ट्रपति जो खुद ही बहुत बड़ा हो और कहे कि मैं अपने दम पे बनाऊँ, मेरी क्वालिटी तो मुझे बनाया गया हुआ है। लाइक अब्दुल कलाम, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन मिसाइल सिस्टम। तो इस तरह के व्यक्ति को भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया था। बट इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत अचीवर होते हैं ना ये लोग, तो कई बार नहीं मानते किसी के। विच मीन्स जो आदमी बहुत अचीवर होगा और जिसके दिमाग में ये बात होगी कि बेशक मुझे भाजपा ने बनाया राष्ट्रपति, मगर ये नहीं कि उनके झूठा रहूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है, काबिलियत है, मेरे पास हुनर है। जैसे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनके पास बहुत टैलेंट था। बट अब के जो व्यक्ति, मतलब फिर वही बोलना ठीक नहीं है,
बट इस समय के राष्ट्रपति जो हैं, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, इनके पास क्या टैलेंट है, बट इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, इनकी पर्सनल अचीवमेंट क्या है। रामनाथ कोविंद को इससे पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले कौन जान रहा था? कौन व्यक्ति है ये जो उनका नाम है? ये नाम ही कैसा है, कौन कहाँ से आया है आदमी? मालूम चला बिहार के गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर। तो गवर्नर भी इसी तरीके से ना जाते, चाटुकारिता से, कि जो किसी पार्टी को सपोर्ट में रहता है तो उसी व्यक्ति को बना देते हैं क्या, राष्ट्रपति। जैसे अभी उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। ये भाजपा के प्रीवियस कैबिनेट के मिनिस्टर थे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर मिनिस्टर थे ये, तो इनको बना दिया उपराष्ट्रपति। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को अगर कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाना है तो वो उनके खास व्यक्ति होने चाहिए, नहीं तो टकराव की स्थिति जो है पैदा हो सकती है। इज़ इट ट्रू नॉट? जैसे आपके दादा जो हैं और आपके जो पापा हैं, बेशक उनके बीच में तालमेल अच्छा बना हुआ है, बट सपोज करिए उसी एज कोई और व्यक्ति हो तो टकराव बनेगा ना उनके बीच में। तो विच मीन्स कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज राष्ट्रपति भी बहुत ताकतवर है और अपने मन से भी फैसले कर सकता है, जबकि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे काम करना है। फिर क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को फिर आप महाभियोग से निकालेंगे बाहर। दैट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट मोशन इन दी पार्लियामेंट। खैर, अब हम बहुत डेप्थ में चले गए बात करते करते। बात करते हैं कि मनी बिल क्या चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। पर जब भी आप किसी बुक को पढ़ें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि भाई इनका व्यक्तित्व कैसा है। हम रिस्पेक्ट करते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की, ऐसी बात नहीं है। हर किसी के पास अधिकार है एक सोच होने का, चाहे वो सोच भाजपा से मिलती है, चाहे मिलती है कांग्रेस से, चाहे मिलती है इस आप पार्टी से या कांग्रेस दूसरी कोई भी पार्टी हो। हर किसी को अधिकार अपनी सोच फ्रेम करने का, और उसके आधार पर अगर बन जाते हैं वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की छवि इस तरह की होती सरल से। रामनाथ कोविंद को आप देखेंगे बहुत सरल व्यक्तित्व के आदमी है। अब नेगेटिव तो बात कर ली हमने, पॉजिटिव भी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे ही इज़ वेरी वेरी नोबल पर्सन, कभी भी उनके बिहेवियर में दिखावा नहीं है, एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है। और राष्ट्रपति जब भी आपको मिलते हैं कैसे, जैसे मान लो टीवी प्रोग्राम पे बड़े ही फिट कपड़े अच्छे पहन के और जैसे राष्ट्रपति की उसमें नज़र आते हैं, इज़ इट? ये कभी भी स्विमिंग पूल में नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं सरप्राइज़ हुआ। वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं, अब हर किसी की फैमिली तो होती है और अपनी उनकी लाइफ भी है, प्राइवेट लाइफ। तो वो कहीं गए थे, न्यूजीलैंड कहीं गए थे और फैमिली के साथ प्राइवेट ट्रिप के ऊपर, प्राइवेट, मैंने किसी को खबर नहीं थी। तो वेंकैया नायडू जो हैं वो वहाँ पे हाफ पैंट के चड्डी के अंदर जो है खड़े हैं। तो ये लग रहा कि ये उपराष्ट्रपति हैं जो यहाँ मतलब टिप टॉप रहते हैं और वहाँ बिल्कुल हवा में लिथर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ होता है कि ये जो पद हैं, इनके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो रिजर्व किस्म का होना चाहिए, ना ज़्यादा बात बोलने वाला और ना ज़्यादा बात जो है वो मैंने कॉन्ट्रोवर्सी करने वाला, शांत व्यक्तित्व का आदमी जो किसी भी मुद्दे पे ओपिनियन ना दे। महंगाई पे कुछ ना बोले वो, बेरोजगारी पे कुछ ना बोले वो, उसके पास अपनी ओपिनियन अगर है भी तो चुप रहे, तभी उस पद की गरिमा बनी रहेगी। अदरवाइज पॉलिटिकल सिस्टम हो जाएगा पूरे का पूरा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है न्यूट्रल रहा करते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रपति जो होता है वो दो सरकारों को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, अगर 24 में चुनाव जो हैं वो होते हैं, और अभी आप जानते हैं कि किस इलेक्शन दोबारा होने वाले हैं, मान लो कि चुनाव होते हैं और भाजपा नहीं आती है, तो इसी व्यक्ति को ही अगली सरकार के साथ भी काम करना होता है। और ये व्यक्ति अगर बिल्कुल उन्हीं के पक्ष में बात करना स्टार्ट कर देगा सरकार के पक्ष में, तो अगली सरकार बोलेगी ये आदमी तो भाजपा का है, निकालो इसको फटाफट से। तो विच मीन्स कि राष्ट्रपति के पद की गरिमा फिर कहाँ बचेगी। दैट इज़ वाई राष्ट्रपति की छवि ऐसी हो कि बिगिनिंग से वो लगे ना कि किसी पार्टी का व्यक्ति है वो, चाहे बेशक किसी पार्टी से क्यों ना वो संबंध रखता हो, पर उस पद पे आ गए तो मीन्स न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको इस देश के अंदर डिफरेंट पार्टी से भी के लिए भी काम करना है। राष्ट्रपति पूरे देश का है, किसी इंडिविजुअल पार्टी से कोई कनेक्शन जो है वो होना नहीं चाहिए। मनी बिल की बात करते हैं। तो मनी बिल क्या होता है? देखिए, मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसके अंदर कुछ मनी की बात होगी, मीन्स फाइनेंस की बात होगी। मनी बिल के अंदर कुछ फाइनेंस की बात होगी। इसका मतलब क्या है कि एक अंडरस्टैंड लीजिए आप, जैसे बजट,
बजट की डेफिनेशन क्या है? एक ब्यौरा है किसके बारे में? सरकार की कमाई और सरकार के खर्च के बारे में ब्यौरा है, एक इंफॉर्मेशन। अब सरकार के पास जो पैसा होता है बजट का, ये कौन से फंड में होता है? यस राइट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज राइट आंसर। तो एक फंड क्रिएट किया गया है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस फंड के अंदर जो भी हमारा टैक्स पेयर मनी है, सरकार की जो भी इनकम है, इसी फंड में रखी जाती है। अब बजट सरकार पेश करने जा रही है, तो बजट ब्यौरा किसके बारे में? कमाई और किसके बारे में? खर्च के बारे में, मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में ब्यौरा है। सरकार कहती है, सरकार के वित्त मंत्री, नाम उनका, यस, ये वित्त मंत्री जब बजट पेश करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो इस साल की हमारी इनकम इतने लाख करोड़ रुपए की है और इस साल का हमारा टारगेट है खर्च करने का इतने लाख करोड़ रुपए का। जो भी है ये उनकी टारगेट्स होते हैं। बट कमाई का पैसा सारा कौन से फंड में है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जब आप खर्च करना चाहते हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, चाहे स्कूल हेल्थ एजुकेशन के लिए, जिसके लिए पैसा खर्च करना चाहते हो, रोड्स हाईवे एवरीथिंग, तो पैसा कहाँ से निकाला जाएगा? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा। तो मीन्स कोई भी पैसा जब आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालेंगे तो किसकी परमिशन चाहिए? पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। और संसद की परमिशन का मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा। बड़ा आपको बता दूं, जो मनी बिल है उसके लिए सिर्फ परमिशन चाहिए लोकसभा से। रीज़न क्या है बताता हूँ आपको मैं। तो मनी बिल के लिए ये बिल को अप्रूवल कहाँ से चाहिए? ओनली इसको अप्रूवल चाहिए ओनली लोकसभा से। ओनली लोकसभा से इसको अप्रूवल चाहिए जो मनी बिल है। और इसका वर्णन किया हुआ है आर्टिकल, मैं अनुच्छेद कहते हैं इसको हिंदी में, आर्टिकल 110 क्लॉज 1। ज़्यादातर एग्जाम आपसे पूछते हैं कि आर्टिकल 110, आर्टिकल 113 ऐसे क्लॉज पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। सो आर्टिकल अनुच्छेद 110 के अंदर डिफाइंड है किसके बारे में? दैट इज मनी बिल के बारे में। सही, हम बात करें आगे इसके ऊपर। तो क्यों मनी बिल को सिर्फ अप्रूवल चाहिए लोकसभा की? ये क्यों हमारा जो आइडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि जो ये फंड होता है ये ज़्यादातर टैक्स का पैसा है और ये पैसा किसको बिलोंग करता है? लोगों को बिलोंग करता है। ये पैसा किसका है? ये पैसा है लोगों का, राइट? हम लोगों का, आप लोगों का पैसा है जो हमारे और आपके लिए खर्च करने वाली है सरकार। स्कूल्स के थ्रू या डिफरेंट सोशल स्कीम्स लॉन्च की जाती है, वृद्धा पेंशन, बेरोजगार भत्ता, एवरीथिंग सरकार हम ही पे ही पैसा खर्च करती है। बट पैसा है भी किसका? हम ही का पैसा है जो इस फंड के अंदर सरकार ने टैक्सेशन के द्वारा ले रखा है। अब ये फंड किसको बिलोंग करता है? लोगों को। पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है सभा। ऑलराइट, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं बहुत ही डीपर, आपका फोकस ना बिगड़े, कॉन्स्टिट्यूशन ना भंग हो। नाम से स्पष्ट है कि लोकसभा लोगों की सभा। कौन से सदन पे या कौन से हाउस पे जनता का डायरेक्ट कंट्रोल है? लोकसभा पे। जनता चाहेगी तो लोकसभा के अंदर चुनाव में वोट करके फेरबदल जो है वो कर सकती है। तो पीपल्स हाउस कौन सा है? ये लोगों का हाउस ये। और लोग डायरेक्टली वोटिंग करके यहाँ के मेंबर्स को चुनते हैं। जैसे 2014 का चुनाव हुआ,
फिर चुनाव 2019 में, फिर होने वाला 2024 में चुनाव। इसमें जनता वोट करेगी, हम लोग वोट करेंगे डायरेक्टली और चुनेंगे लोकसभा के सदस्यों को। तो लोकसभा के अंदर एक तरह से कमांडमेंट किसकी है? लोगों की, ये उनके कब्जे में है। राज्यसभा किसकी होती है? स्टेट्स की। जो स्टेट्स होती हैं, राज्य होते हैं, उनकी सभा है ये। इट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का एमपी होता है, उस एमपी को हम तो चुनते ही नहीं हैं, हम वोट नहीं करते उसके लिए। हमारे जो एमएलए होते हैं वो वोट किया करते हैं। तो अब सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में कितने एमएलए हैं? 68। अब ये 68 एमएलए जिस तरफ झुकाव रखेंगे उस व्यक्ति को चुना जाएगा राज्यसभा के एमपी के लिए, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो बताइए मुझे कि हमने तो डायरेक्टली चुना किनको है? लोकसभा के मेंबर्स को। हमने कहाँ चुना राज्यसभा के मेंबर्स को? तो विच मीन्स दैट कि इस हाउस पे कंट्रोल किसका होता है? स्टेट्स का। किसका होता है? स्टेट्स का। विच मीन्स दैट जयराम ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री हैं बाय एंड लार्ज, तो उनके पास अभी बहुमत है किसका? एमएलएस का, मन भाजपा के पास है। तो स्टेट के जो लोग होते हैं, एमएलए और हमारे मंत्री और ये मुख्यमंत्री, ये जो डिसाइड करेंगे फिर उस तरफ वोटिंग होगी, यही तो वोट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में जनता का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट किस में है? लोकसभा के अंदर। दैट इज वाई लोगों का पैसा है, कहाँ खर्च किया जाना चाहिए कौन डिसाइड करे? लोग डिसाइड करें। और लोगों ने वोट करा है और चुना किनको? लोकसभा के एमपी को, कि तुम हमारे लिए डिसीजंस लो वहाँ पे। क्योंकि जनता रोड पे डिसीजन नहीं कर सकती है। जनता से पूछें आप कि क्या करना चाहिए भाई, कहाँ कितना पैसा खर्च करें, तो मैं बोलूँगा रोड पे लगा, आप बोलेंगे स्कूल पे लगा, आप बोलेंगे यहाँ लगा, कोई कह रहा है ये कर, कोई कह रहा है ये सस्ता कर दो, वो सस्ता कर दो। तो सरकार ऐसे काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए लोगों ने चुन के जो लोग भेजे हैं लोकसभा में एमपी के तौर पे, ये एमपी लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लिए करते हैं। तो लोगों का पैसा कहाँ खर्च होना है, इसकी अप्रूवल भी कहाँ चाहिए? फिर लोकसभा से ही चाहिए, क्योंकि वही तो पीपल्स हाउस है। लोगों की परमिशन, हम घर जाएंगे, चंबा जाएंगे, कांगड़ा जाएंगे कि क्या करना चाहिए? लोगों की परमिशन चाहिए ना हमें। अरे देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसको बिलोंग करता है? पीपल ऑफ इंडिया को। इसमें से मान लीजिए हमने एक स्कीम है, वो जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, मतलब उसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए यहां से निकालने हैं। किसकी परमिशन चाहिए? लोगों की ना। और कैसे लेंगे लोगों की परमिशन? लोकसभा में एक बिल जारी करेगी, दैट इज मनी बिल। तो यहां से परमिशन मिल गई, मीन्स लोगों की परमिशन मिल गई, क्योंकि उन्होंने ही अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को चुन के भेजा है। चंबा और कांगड़ा के लोगों का डिसीजन क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ का एमपी जो है वो किशन कपूर डिसाइड करेगा हमारे बारे में। ऑलराइट, तो इस तरह से आपके एमपी आपके बेसिस पे या आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो जो मनी बिल है वो सिर्फ कहाँ से अप्रूवल चाहिए? उसको लोकसभा से अप्रूवल चाहिए होती है मनी बिल को। ऑलराइट, तो कई बार एग्जाम में यूँ पूछते हैं आपसे कि जो मनी बिल है वो क्या बिल है? तो सीधी सी बात है कि आपको पैसा अगर निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमारे टैक्स का, सरकार के इनकम का सारा पैसा कहाँ खर्च होता है, सॉरी कहाँ रखा होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये तो ना कि वित्त मंत्री घर में रख रहा है और फिर तिजोरी से निकाल रहा है जिसमें बजट है। ये सारा पैसा कहाँ आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। दूसरी बात, मनी बिल एक तो ये है कि इस फंड से पैसा निकालना है खर्च करने के लिए, इसकी परमिशन चाहिए, तो मनी बिल पेश करना पड़ेगा। ऑलराइट, और दूसरी है कि टैक्स में कोई चेंज करना है। अगर टैक्स में कोई चेंज करना है तो उस बिल को भी क्या बोलेंगे? मनी बिल। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी बिल 2016 जो कि 17 में जाके फिर अप्लाई हुआ जीएसटी। ये जीएसटी बिल 2016 जो था, ये कैसा बिल था? मनी बिल, क्योंकि इससे देश का टैक्सेशन का तरीका बदलना था। तो अगर आप देश के टैक्स के तरीके में बदलाव चाहते हैं तो बिल का नाम क्या होगा?
मनी बिल, या आप बजट के अंदर अमूमन आपको पैसा निकालना होता है उस फंड से खर्च करने लोगों के लिए, तो वो जो परमिशन लेनी है आपने, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मनी बिल। और मान लीजिए सर वित्त मंत्री आ रखा है, सपोज करिए वित्त मंत्री आ गए, बजट पेश हो रहा है और मनी बिल जारी कर दिया कि हमने यहाँ से पैसा इतने लाख करोड़ का निकालना है। मान लो और बिल पास ना हो तो नहीं मिली परमिशन पैसा खर्च करने की, तो सपोज जो लोकसभा के एमपी हैं वो उस मनी बिल के अगेंस्ट वोट कर दे कि हम नहीं खर्च करने देंगे, कैसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ सरकार गिर गई, क्योंकि अगर मेजॉरिटी आपके पास बची ही नहीं है लोकसभा के अंदर तो सरकार तो यूं गिरेगी। आप जानते कोई भी सरकार, भारत देश की सरकार तब तक काम कर सकती है जब तक उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी, जिस दिन मालूम चला कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं बची है सरकार तुरंत गिर जाएगी। तो ये मैंने मजाक में कहा वैसे, और मान लीजिए कि अगर लोकसभा के अंदर मनी बिल आपने पेश कर दिया और वहाँ आपका मनी बिल पास नहीं हो पाया, फिर मैंने मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट कर दिया, इट इज़ द सिग्नल कि आप हमें अब नहीं चाहिए, यू एज अ गवर्नमेंट वी डोंट वांट। तो सरकार तुरंत गिर जाती है और राष्ट्रपति फिर इस पर फैसला लेते हैं कि क्या करना, नया इलेक्शन करवाना है या कोई और है जो सरकार बनाने के मतलब रखता है ताकत, उसके बाद नए एमपी हैं। इज इट क्लियर नॉट? तो विच मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलती है वो किन की मेजॉरिटी पे चलती है? लोकसभा की मेजॉरिटी पे। अगर उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है तो ही सरकार चल पाएगी। ये थोड़ी सी बातें जो आपको जाननी चाहिए ऐसे। तो ये बिल कौन सा है? दैट इज कॉल्ड मनी बिल। तो मनी बिल के बारे में दो बातें, एक उस फंड से पैसा खर्च करना, उसकी परमिशन चाहिए, और दूसरी बात टैक्सेशन में चेंज करना। तो कोई बिल मनी बिल तभी होगा जब आप टैक्स में चेंज करना चाहोगे। दूसरा टॉपिक हमारा जो है हम उसके बारे में बात करें। ये टॉपिक बड़े लेंथी से हैं क्योंकि आपको इसकी डेप्थ में जाए बगैर कोई समझा नहीं सकता है। पहली बात, सिर्फ अगर हम 2 मिनट में फिनिश करें करंट अफेयर का इशू है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सेकंड टॉपिक हमारे पास है, ये है सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 123 जो है वो सेडिशन के बारे में कहता है। आर्टिकल 124 ए, सॉरी 124 ए, लेट मी रेज इट, 124 ए। So Article 124A speaks about the sedition law. What is sedition? देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब क्या होता है? Any guess? देशद्रोह का क्या मतलब है? देश के अगेंस्ट कोई बात कहना देशद्रोह होगा। बट देश के अगेंस्ट कोई बात कहने के एग्जाम्पल दीजिए आप। चलिए आप अभी देशद्रोह करके बताइए, कोई बात कही ऐसी कि लगी उससे कि देशद्रोह ये है। अगर आप जानते हैं देशद्रोह क्या है तो एक लाइन बोलिए कंट्री अगेंस्ट, और उसको हम देशद्रोह की फॉर्म में डालते हैं। देशद्रोह करिए, कोई एक लाइन बोलो। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। देशद्रोह हो गया। नेक्स्ट, अच्छा बोल लीजिए, पहले आपने क्या बोल रहे थे? जैसे भारत सरकार जो मतलब पाकिस्तान के सरकार के मतलब उनके लोगों के अकॉर्डिंग काम कर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कोई बात ऐसी कहनी है तो इससे मालूम चले कि देशद्रोह कर दिया आपने। एक कोई ऐसी बात बोलो, खालिस्तान जिंदाबाद। योर टेक। हाँ जी, अरे देशद्रोह करना बहुत आसान है। हाँ जी, चलिए कोई भी ऐसी बात बोलनी, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अशरफ अली। हाँ जी, आप कोई देशद्रोह वाली बात कहिए, कोई भी सोचिए ऐसी बात कि देश को गाली देनी ना।
इंकलाब जिंदाबाद तो मतलब देश, ये तो नारा हो गया देश के लिए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक तरह से सोचिए कोई बात, कोई भी देखिए, देश के अगेंस्ट आप कोई भी बात बोलेंगे देशद्रोह बन जाएगा वो, यदि तो कोई बात बोल के दिखाइए कुछ आया दिमाग में। हाँ जी, नहीं, आपने एक बात बोलनी है, सीधी सी बात है, बात बोलनी है आपने। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है कि आप कितना कह सकते हो, और अगर वो बात कहोगे तो देशद्रोह की फॉर्म में आ जाएगा, उस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो देशद्रोह, अगर कुछ बात बोलने से देशद्रोह हो सकता है तो बात बोल के बताइए फिर। हाँ जी, पाकिस्तान से, ये तो रिपीट हो गया, आप कोई ट्राई कीजिए। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। आप करिए मनीषा ट्राई, कोई लाइन ऐसी, देशद्रोह हो सकता है। हाँ जी, बोलने से कैसे होगा? तो नहीं, सही पॉइंट है ये भी कि हमारे बोलने से कैसे देशद्रोह हो सकता है। तो इन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा। व्हाट यू थिंक कि पाकिस्तान जिंदाबाद किसी ने यहाँ कहा है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद कह देना क्या ये देशद्रोह है? अगर आप नहीं मानते ये, तो फिर आप क्लियर है कि क्या डेफिनेशन इसकी है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना क्या देशद्रोह है? या भारत के टुकड़े हो जाएंगे ये देशद्रोह है? बहुत मुश्किल है इसका आंसर देना कि देशद्रोह क्या है। अब मान लो आप अपने कमरे में कह के रह के देते भारत के टुकड़े होंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा, कोई आप सुन कौन रहा आपको, हु यू आर। बट आप कहीं बाहर जाके पब्लिकली एक भाषण दे रहे हो और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट पैदा कर रहे हो अगेंस्ट योर कंट्री, एक देश के लिए एक नेगेटिव फीलिंग पैदा कर रहे हो, ये देशद्रोह हो सकता है। यहाँ आप पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, शायद कोई मैटर नहीं करेगा, बट कहीं आप पब्लिकली कहीं भाषण दे रहे हैं, बड़े स्टेज पे हैं, पब्लिक आपको देख रही है, आपके फॉलोअर्स हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, और आपका कुछ कहना इतने बड़े फॉलोअर्स को किसी रास्ते पे ले चलेगा, वो देशद्रोह हो सकता है उस समय पे। विच मीन्स आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके बोलने की जो आज़ादी है, उसकी ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अपनी स्पीच की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसका इस्तेमाल करते हुए इतना नेगेटिव आप बोलते जाएं कि देश की एकता और अखंडता को आप ताक पे रखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया की इंटेग्रिटी और यूनिटी इज़ और फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो, है कि नहीं? फंडामेंटल ड्यूटी जानते हैं आप, मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे, उसमें क्या कहा गया हुआ है कि हम कोशिश करेंगे कि एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। एवं प्रियम्बल में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है कि वी विल मेंटेन ब्रदरहुड एंड मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। देश के तोड़ने की कोई बात प्लानिंग नहीं करेंगे, बात तक नहीं कहेंगे, ये हुआ देशभक्ति, इज ना। तो जो JNU में नारे लगे, जिसमें एक आदमी निकल के आता, कन्हैया कुमार उसका नाम है ना, तो ऐसा ब्लेम लगा कि उस व्यक्ति ने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाया। मालूम चला कि ये तो उसने लगाया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज प्रूव नहीं कर पाई कि उसने नारा लगाया है। वो कुछ DU के स्टूडेंट से, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के बार से आए थे, उन्होंने वहाँ पे नारे लगा दिए हैं, पर कहीं ये प्रमाण नहीं मिल पाया कि इसने ये नारा लगाया है। और कुछ TV चैनल्स ने कन्हैया कुमार की वीडियो दिखा के पीछे कुछ वॉइस ओवर कुछ और चल रहा है, और डिफेमेशन थोड़ी सी हो गई उसकी एक तरह से, और अरेस्ट कर लिया गया उसको एज पर सेक्शन 124 है। अब बता दूँ, सेक्शन 124 अनबेलेबल है, विच मीन्स पकड़ लिए गए तो बेल नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर। तो अब बात यहाँ से क्या आती है, जैसा आप जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है, राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपके पास राइट है इसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। और आर्टिकल इसके लिए बनाया गया है, एंड यस, आर्टिकल 19 कहता है अबाउट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, जिसमें काफ़ी बातें आती हैं, मीडिया की फ्रीडम की बात की जाती है, इसमें फ्रीडम टू मेक एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, फ्रीडम टू स्पीक एनीथिंग, राइट एनीथिंग, प्रिंट एनीथिंग, कार्टून बनाना, सारी फ्रीडम यहाँ दी गई हुई है। ऑलराइट, तो देखिए आपके पास बोलने की आज़ादी है,
बट आपके बोलने की आज़ादी के ऊपर भी लिमिट है। मीन जो भी राइट आपको मिला है उसके ऊपर क्या लगी हुई हैं? रेस्ट्रिक्शंस। अगर आप अच्छी बात कहेंगे तो सही है, आप किसी को अब्यूज़ करें तो बोले मेरा ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आपका मुंह तोड़ देगा आदमी वो अब्यूज़ कर, अगर किसी को आप अब्यूज़ करेंगे। विच मीन्स जैसे ही आपके पास लिबर्टी है कुछ बात कहने की, तो दूसरे के पास भी एक तरह की आज़ादी है टू मेंटेन हिज डिग्निटी। तो आप किसी व्यक्ति पे अगर आप लांछन लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे उसकी इमेज ख़राब करने के लिए, तो फिर आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बचेगी, क्योंकि एक डिफेमेशन लॉ भी है, इज़ नॉट? एक लॉ क्या है? डिफेमेशन का 499 आर्टिकल एंड आर्टिकल 500 डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होता है जी? डिफेमेशन मीन्स किसी व्यक्ति को डिफेम करना, उसकी जो इमेज है उसको तार्निश करना, उस व्यक्ति की इमेज को तोड़ने की कोशिश करना। और आप किसी व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उस व्यक्ति ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वो किया है, और आपके पास कोई सबूत नहीं है प्रूव करने के लिए, तो उस व्यक्ति की इमेज क्या होती है? डिफेम होती है। तो डिफेमेशन केस उस पर लगेगा। तो ये टॉपिक बहुत ही डीपर है, सेडिशन लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और आगे फिर डिफेमेशन लॉ। चलिए एक बात और मैं कहता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल काफ़ी सक्सेसफुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आईआईटी से बीटेक करने के बाद यूपीएससी क्लियर किया, इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, उसके बाद अभी तक की जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट बात की जाए, बिगिनिंग में उन्होंने कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए जिसके सबूत उनके पास थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जो समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने डीडीसीए में काफ़ी स्कैम किया है। दिल्ली का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, नहीं, दिल्ली क्रिकेट कुछ कहते हैं इसको, एसोसिएशन, डीसीए की क्या बोलते हैं, डीडीसीए बोलते हैं इसको। तो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से हिमाचल में एचपीसी है ना, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, तो वहाँ पे डीसीए आई थिंक एज पर आई रिमेंबर। तो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो एक ग्राउंड आता है जो अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में है, पहले नाम था उसका फिरोजशाह कोटला स्टेडियम क्रिकेट का, तो वहाँ उन्होंने कहा कि उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर अरुण जेटली ने कुछ इतने हज़ार करोड़ रुपए का या इतने करोड़ रुपए का जो है उन्होंने जो है घपला किया है। अब आप किसी व्यक्ति पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं और उस व्यक्ति की भी अधिकार अपनी रेपुटेशन को बचाए रखना, तो होता क्या है फिर, जैसे उनके सपोर्टर फिर ट्रोल करेंगे, अरुण जेटली को डिफेम करेंगे, और केजरीवाल के पास सबूत है ही नहीं है। तो केजरीवाल की बिगिनिंग की टैक्टिक्स क्या थी कि मुकेश अंबानी ने काफ़ी चोरी कर रखी है, ये है, करप्ट हैं काफ़ी लोग, ये हैं, और सबूत उनके पास थे नहीं। तो पॉइंट ये है नोट करने का कि आप किसी व्यक्ति पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा देते हो तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में 1, 2, 4, 8, 10% उसकी इमेज क्या होती है? डिफेम होती है, क्योंकि लोग सच नहीं जानते हैं, इल्ज़ाम को ही सच मान लेते हैं। ऐसा होता है। आप कई लोगों को देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, उनको नहीं पता कि ये बात किस बारे में कही गई है, बट वो थोड़ा पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अरुण जेटली ने स्कैम किया हुआ है। इज इट और नॉट? इस तरीके से किसी व्यक्ति की इमेज खराब होती है, तो उसको भी हक है अपनी इमेज बचाने का। तो इसके लिए बनाया गया कौन सा लॉ है? डिफेमेशन लॉ। अब डिफेमेशन लॉ कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपकी, उसके ऊपर कंट्रोल दिखाता है कि आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, आपके बोलने की आज़ादी है, बट आप किसी व्यक्ति के बारे में लांछन लगा के, चाहे करप्शन का या उसके कैरेक्टर के ऊपर लांछन लगा के उसकी इमेज खराब करते हो, तो उसको अपनी इमेज बचाने का भी हक होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 21 कहता है फ्रीडम ऑफ लाइफ, उसमें डिग्निटी की बात भी आती है, राइट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी। खैर इसमें मत जाइए फिलहाल। अब बड़ी दिक्कत सी बात है, न्यूज़पेपर के ऊपर जो एडिटर लिखता है न्यूज़ को, क्या उसके पास अधिकार है कोई भी न्यूज़ छापने का? है अधिकार? है अधिकार उसके पास न्यूज़ छापने का। बट मान लीजिए उसने कोई ऐसी न्यूज़ छापी जिससे उसने इल्ज़ाम लगाया है एक कंपनी, सपोज करिए कंपनी का नाम है रिलायंस, जो अनिल अंबानी वाली कंपनी है, तो स्वाभाविक है कि अनिल अंबानी की इमेज क्या होगी?
डैमेज। बट अगर हल्के हल्के से एविडेंसेस आ जाएं और कोई न्यूज़पेपर ये कवर कर दे, तो क्या न्यूज़पेपर के पास इल्ज़ाम लगाने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उत्तर है कुछ क्लियरली कह नहीं सकते हैं, बट उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि जो ये राफेल जेट है, राफेल जेट जानते हैं ना, फ्रांस से आए, डिफेंस के लिए बहुत बढ़िया राफेल फाइटर जेट है। तो उन्होंने कहा इस एक न्यूज़पेपर ने कि इसके अंदर जो अनिल अंबानी की डूबती हुई कंपनी है उसको काम दिया गया है, जबकि देश में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, क्यों अनिल अंबानी की कंपनी को ही काम दिया जा रहा है? तो इल्ज़ाम लगाया उस न्यूज़पेपर ने कि अनिल अंबानी कंपनी ने सरकार से सांठगांठ की है। तो अनिल अंबानी ने कितने का डिफेमेशन लगाया? 5,000 करोड़ रुपए का। इमेजिन करिए ज़रा, एक न्यूज़पेपर पे 5,000 करोड़ रुपए का लग गया क्या? डिफेमेशन। अर्थात या तो माफ़ी मांगो या इतना पैसा घर छोड़ के जाओ। मीन्स माफ़ी मांगने से क्या होता है? अकड़ अंदर से माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। कई लोग होते हैं ना ऐसे, यूपी बिहार के लौंडे, माफ़ी नहीं मांग पाएंगे चाहे ज़बान कट जाए। तो माफ़ी मांगना आसान बात नहीं है। बट सपोज करें कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ हो जाए कि माफ़ी मांगिए, जैसे मान लीजिए कोई मुझे एब्यूज़ करी मन में, सपोज, अब मान लो ये मन में आपने ना करके से ऐसे ही किया होता है, मेरी इमेज ख़राब हुई इससे, क्योंकि आपने कुछ बात कही होगी, उसका कोई संबंध होगा कहीं ना कहीं से। अब मैं आप बोलूँगा कि 1,000 रुपये दो, क्योंकि मेरी इज़्ज़त 1,000 रुपये की है, 1,000 रुपये दो या माफ़ी मांगो सबके सामने। ये मैं आपको लेटर लिख के दूंगा शाम को, मान लो व्हाट्सएप करता हूँ कि सबके सामने माफ़ी मांगो या 1,000 रुपये दे के जाओ, क्योंकि मेरी इमेज ख़राब हुई है इससे। अब 1,000 रुपये की मेरी इमेज है, अनिल अंबानी की 5,000 करोड़ की इमेज है मान लीजिए। तो अब आप अगर सख्त लौंडे हैं, मतलब जो भी, तो आप बोलेंगे 1,000 रुपये ले लो, पर मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं इनके सामने। वही बात है कि मैं झुक नहीं सकता हूँ, मैं पैसे दे दूंगा, झुक नहीं सकता हूँ मैं। तो ये हुई कि भाई आप झुकेंगे तो लोग बोलेंगे अरे आपने तो झूठ बोला था, बड़े कमीने आदमी हो इसे। पर आप अकड़े रहेंगे थोड़ी जेब खाली करते ही कि आपसे गलती हो गई पैसे। तो बोलने का अर्थ ये है कि अगर न्यूज़पेपर माफ़ी मांगता है अनिल अंबानी से, तो न्यूज़पेपर को लोग पढ़ते ही इसलिए क्योंकि इमेज बनी होती है न्यूज़पेपर की, सही खबरें छापते हैं। अगर ये बोल दे कि हमने सॉरी मुकेश अनिल अंबानी के बारे में गलत कहा था, फिर लोग बोलेंगे सबसे घटिया न्यूज़पेपर है ये, क्योंकि इसके बात में दम ही नहीं है। इस करके कोई भी न्यूज़पेपर की न्यूज़ तभी बिकती है जब उसकी न्यूज़ में क्रेडिबिलिटी होती है। अब बात क्या है? बात ये है कि इतने 5,000 करोड़ रुपए कोई भी दे नहीं सकता है। इतना ज़्यादा क्यों पैसा आप किसी से मांग लेते हो? अनिल अंबानी के पास ऑलरेडी कर्जा है, पैसे उसके पास है नहीं, और 5,000 की अपनी कीमत लगा बैठा है बंदा वो। इज इट ट्रू नॉट? अनिल अंबानी के पास आज की डेट में बैंक बैलेंस क्या है? 0। अनिल अंबानी के पास 0 रुपये समय पे हैं, कर्जे में अलग से है। अनिल अंबानी की कंपनी में बहुत कर्जा है। अनिल अंबानी की स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर कि मेरे पास 1 रुपये तक नहीं, मेरा बैंक बैलेंस 0 है, मुझे टाइम दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ये उनकी स्टेटमेंट है बैंक कोर्ट के अंदर। तो उस व्यक्ति के जिसके पास 0 बैंक बैलेंस है, वो अपनी इज्जत को कैसे नाप रहा है कि मेरी इज्जत 5,000 करोड़ रुपए की थी जो उन्होंने मेरी ख़राब कर दी। तो विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं इतना बड़ा अमाउंट मांगना डिफेमेशन के अंदर उस न्यूज़पेपर को अंदर से तोड़ देना है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी न्यूज़पेपर ने अगर हमारे खिलाफ कुछ बोला तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इतना बड़ा डिफेमेशन केस तुम पे लगा देंगे। इज इट ट्रू नॉट? तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पैसा मांग लेना डिफेमेशन के लिए, जो आर्टिकल 19 है उसके ऊपर एक अंकुश नहीं है कि न्यूज़पेपर को फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर कहीं खनन हो रहा है तो वो सपोज चंबा में कई तरह खनन होता है, रेत का खनन होता है, पत्थर ले जाते हैं यहाँ पे, और सपोज किसी एक व्यक्ति जो एक ठेकेदार है उस पर कोई न्यूज़पेपर छाप दे स्टोरी कि ये इसमें शामिल है, बट वो कह रहा है कि मुझे शक है, जांच कराओ इसकी। तो एक पत्रकार के पास ना सीबीआई उसके अंडर आती है, ना पुलिस उसके अंडर है, वो कैसे जांच करवाएगा, कैसे प्रूव करेगा कि इन्होंने किया है किया है? बट सपोज कि मुझे इनपुट आए कहीं से कि वो आदमी मिला हुआ है, वो आदमी करवा रहा है ऐसा ऐसा, मैं एज अ न्यूज़पेपर वाला छाप दूंगा न्यूज़
कि इसमें इस व्यक्ति पे शक है और ये ऐसे काम करवा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, तो वो आदमी मुझ पर डिफेमेशन केस लगा दे कि प्रूव कर, अदरवाइज 5,000 करोड़ रुपए दे के जा। तो प्रूव मैं कैसे कर पाऊँगा? मेरे पास न मेरे अंडर पुलिस आती है, न मेरे अंडर जो है वो CID आती है, ना मेरे पास CBI आती है, जांच कैसे करवाऊंगा मैं? इज इट ट्रू नॉट? तो किसी न्यूज़पेपर पे इस तरह का डिफेमेशन लगा देना विच मीन्स कि उसको अंदर से डरा देना फ्यूचर के लिए कि कोई भी खबर छापोगे तो आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म नहीं कर सकते हैं, जिसके पास आपके पास आधी अधूरी क्या होती है, इंफॉर्मेशन। बट क्या कहें, ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। तो बोलने का अर्थ ये है कि सेडिशन का मतलब है देशद्रोह करना, और देशद्रोह की कोई खास डेफिनेशन नहीं है। बड़ी बात ज़रूर है कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करना मीन्स देशद्रोह करना हो जाएगा। तो इसके अंदर फेमस नाम कन्हैया कुमार आप जानते हैं, उनको सेडिशन के अंदर जेल में डाला गया। उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है देश विरोधी नारे जो हैं वो लगाए हैं। प्रूव नहीं हो पाया था फिलहाल, बट अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट कई बार सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करके जो स्टूडेंट होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर उनको काबू में करती है। जो स्टूडेंट होते हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, ये काफ़ी तेज़ तरार होते हैं और सरकार की नीतियों पे चोट करते हैं। हमारे देश में आज तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने ही सरकार को आईना दिखाया है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी चिंता नहीं करता, वो लोगों की चिंता करता है। तो उनके जो भाषण थे, कन्हैया के ऐसे लोगों के भाषण सरकार को तंग कर रहे थे। ऐसे कब आएगा 15 लाख, कब आएगा ये, पत्रकार लोग तो चुप ही थे। और ये लोग जो से बोल रहे थे कि आपने प्रॉमिस किए थे पूरे नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गरीबी नहीं गई, महंगाई नहीं गई, बेरोजगारी नहीं गई, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो सरकार को क्या होती है, इससे दिक्कत होती है ऐसे केसेस में। तो फिर लग जाएगा उनके ऊपर क्या एक तरह से ट्रेडिशन लॉ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे देश में आज के समय में कई हैं कॉलेज के स्टूडेंट जिन पर लग चुका है ट्रेडिशन लॉ। क्यों? उन्होंने सरकार की इमेज खराब करने की कोशिश की है। अब अंडरस्टैंड दैट, देश की इमेज खराब करना और सरकार की इमेज खराब करना, अगर आप सरकार की इमेज खराब करते हो तो भी आप पे लगेगा सेडिशन लॉ। ये तो गलत हुआ कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, सरकार की इमेज खराब करते हैं, तो क्या लगेगा आपके ऊपर? सेडिशन लॉ। व्हाट टू डू नाउ? इज इट और नॉट? सरकार का मानना यह है कि सरकार के अगेंस्ट सेंटीमेंट डेवलप करने का मतलब ये है कि ये भी एक एंटी नेशन एक्टिविटी है, ये भी एक देशद्रोह है। फॉर एग्जाम्पल, उस समय में सरकार कौन थी? अंग्रेज सरकार थी 1947 से पहले। अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो सेंटीमेंट डेवलप करते थे उन पे लगता था देशद्रोह, क्योंकि हमारे देश के उस समय के फ्रीडम फाइटर्स की कोशिश क्या थी कि लोगों में ज़ील पैदा करना कि ये जो लोग हमें लूट रहे हैं इनको यहाँ से बाहर निकालो। तो जो भी महात्मा गांधी एंड ऑल दीज पीपल जो भी रहे, इन्होंने हमेशा ऐसी वॉइसेस में बात की है कि ये सरकार चोर है, सरकार चोर है। इससे क्या हुआ? सरकार डिफेम होती है और लोगों में क्या बात आती है? सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो फिर लोग खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को तोड़ डालते हैं। इस तरीके से सरकार की इमेज में डेंट पड़ते हैं। और आपको बता दूं कि उस समय पे भी हर किसी व्यक्ति पे क्या लग रहे थे? सेडिशन चार्जेस, कि ये देशद्रोह कर रहे हैं, एक सरकार को डिफेम कर रहे हैं। बात है कि नहीं? यहाँ से तो आप भी अगर सरकार पे लांछन लगाते हैं, सरकार की इमेज खराब करते हैं, तो आप पे भी लगेगा सेडिशन लॉ। तो फिर ये आर्टिकल 19 का मतलब ही क्या रह गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब रहेगा कि आप हम कुछ कहें आपके बारे में, आपको क्रिटिसाइज करें और आप हम पे लगा दें सेडिशन लॉ, हमें जेल में डाल दें। तो अंग्रेज सरकार और आपकी सरकार में क्या फ़र्क है? इज इट और नॉट? दूसरी बात, सरकार का पक्ष क्या है? सरकार कहती है कि हम नीतियां जब बनाते हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए किसकी? लोगों की। बात है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान, ये सरकार की स्कीम है, देश को स्वच्छ करो। बट सपोज कि देश में ऐसा माहौल बन जाए कि सरकार चोर है, बेकार है, भ्रष्ट है, ये है, वो है, और आप सरकार के साथ कॉपरेट ना करें तो सरकार कोई भी स्कीम, कोई भी नीति को फुलफिल नहीं कर सकती है। सरकार को अपनी नीतियां अगर फुलफिल करवानी है, देश को आगे लेके जाना है, तो ज़रूरी है कि देश के लोग उनके साथ आगे
चले, एक मेरे नोन में है, भाजपा को पसंद नहीं करते वो, तो वो कुछ समय से कूड़ा मतलब गाड़ी से फेंक रहा है, ये कर रहा है। मैंने आप गंदगी डाल के जो एंटी भाजपा सेंटीमेंट दिखा रहे हो, ये भी गलत है कि नहीं है? कि अगर आप उस पार्टी के पक्ष में नहीं भी हो तब भी एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को साफ करना, करिए आप, आइए आगे। तो विच मीन्स दैट कि देश आगे तभी जाएगा जब लोग सरकार से करेंगे क्या, कॉपरेट। बट कुछ लोग चंद ऐसे आए कि जो सरकार के खिलाफ बनाए सेंटीमेंट, तो मोदी चोर है, या ये चोर है, सरकार बेकार है, ये है, भ्रष्ट है, ऐसा है, फलना है। कहीं कहीं सरकार क्या होती है, इससे डिफेम होती है और लोगों का गवर्नमेंट से विश्वास खत्म होता जाता है। और जिस दिन लोगों का सरकार से विश्वास खत्म हो जाए, सिविल वॉर स्टार्ट होता है। सिविल वॉर, जनता आ खड़ी होती है रोड के ऊपर, तबाही मचा देती है, ट्रैफिक जाम कर देती है, सरकार के लिए काफ़ी दिक्कत की बात यहाँ से हो जाती है काम करने में। बात सही कि नहीं है? तो इस तरह से सरकार को डिफेम करना मीन्स क्या, सेडिशन लॉ आप पे अप्लाई हो जाना। लास्ट बात, एक मैं कहता हूँ कि शायर थे, दिल्ली के शायर, तो वो एक कहीं पे गए होंगे सभा के अंदर जहाँ शायरी वायरी करते हैं वो, तो उन्होंने, इंदिरा गांधी का समय था वो, तो उन्होंने कहा कि सरकार चोर है। सुबह पुलिस ने उनको उठाया, चलिए हमारे साथ। उनका मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि मुशायरे में शायरी करते करते आप बीच में बोल पड़े थे कि सरकार तो चोर है। उसको उठाया, ले गए पुलिस स्टेशन। लगे क्या उसके ऊपर, सेडिशन लॉ। ये बात बोलने में कि सरकार क्या है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय पे लगाई थी क्या, दैट इज इमरजेंसी। सरकार चोर बोल दिया उसने, दलेर आदमी था। फिर क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन में जब गए तो इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि तुम पे लगा है सेडिशन लॉ, क्योंकि कल आपने जनसभा में क्या बोला है, सरकार चोर है, और हमारे पास वीडियो क्लिप भी, सबूत हमारे पास हैं। अब शायर तो शायर है। उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि सरकार चोर है, बट मैंने ये कब कहा कि भारत सरकार चोर है? वो पाकिस्तान की सरकार हो सकती है, वो इजराइल की सरकार हो सकती है, वो इंग्लैंड की सरकार हो सकती है, तो ये तो मैंने नहीं कहा कि भारत सरकार चोर है। तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हो, हमें नहीं मालूम कौन सी सरकार चोर है। तो दे वर ऑलरेडी नोइंग कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस देश में। बट सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, जो भी उसको डिफेम करने की कोशिश करेगा उस व्यक्ति पे लगेगा आर्टिकल 124A। एंड कन्हैया कुमार पे भी इसी कारण शायद लगा, बट बाद में वो छूट गए। कोर्ट ने कहा कि यार ऐसा मत करो, स्टूडेंट हैं, लोग को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। आपको मात्र क्रिटिसाइज करना सेडिशन नहीं है। दैट इज़ वाई सेडिशन की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। तभी तो रैंडमली किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है कि आपने देशद्रोह कर दिया है, आपने सरकार को क्रिटिसाइज कर दिए गए। तो जो अपोजिशन पार्टी के व्यक्ति हैं या जिस पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो हमेशा क्या करेंगे, सरकार को क्रिटिसाइज। तो फिर ऑब्वियसली आप किस तरह से चूज़ करेंगे कि इन्होंने सरकार को डिफेम करवाया और उनको आप अरेस्ट कर लेंगे। तो जो तेज तरार नेता होते हैं, जिनके क्रिटिसाइज करने से सरकार को डेंट पड़ते हैं, उसकी इमेज खराब होती है, तो उनको लगाती है क्या, उनके ऊपर सेडिशन लॉ। तो फिर मुझे बताइए कि तानाशाही सरकार में और एक डेमोक्रेटिक सरकार में फिर फ़र्क क्या हो गया। एक तानाशाही सरकार जो होती है, चाहे वो हिटलर की हो या किसी और की हो, आप उस पर अगर क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो सहन नहीं करेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तो फिर एक तानाशाही देश में और एक लोकतांत्रिक देश में फ़र्क क्या है? इज इट और नॉट? कौन जानता है हिटलर के बारे में? कौन जानता है हु इज़ हिटलर? हु इज़ हिटलर? हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे, है ना। और तानाशाह लोग क्या होते हैं, अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं पाते। उन्होंने ये तक कहा था कि सिनेमा हॉल के अंदर जब भी कोई मूवी देखने जाएगा तो मूवी चलने से पहले मेरी जीवनी शॉर्ट 5 मिनट की बायोग्राफी चलेगी कि मैं कैसे, कहाँ पैदा हुआ, मैंने लाइफ में क्या किया, मेरे गुणगान चले उसके अंदर। तो जर्मनी के थिएटर में ये ऑर्डर दिया गया था कि कोई मूवी देखने आए तो मूवी चलने से पहले से, यहाँ राष्ट्रगान होता है ना, खड़े लोग हो जाते हैं, वैसे ही जो है जर्मनी के अंदर 5 मिनट मूवी स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट के लिए उनकी बायोग्राफी चलाई जाएगी और सब लोग खड़े होकर जो उनकी बायोग्राफी देखेंगे। ये था ऑर्डर। एक दिन हिटलर ने सोचा कि यार पता तो करूँ मैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऑर्डर पास कर दिया है और लोग खड़े ना होते हो, मेरी इंसल्ट करते हो।
तो एम्स ने अपना भेष बदल दिया और किसी और वेश में जो है वो थिएटर में जा बैठा और अब देख रहा है कि खड़े होते ही नहीं होते। बताऊंगा इनको मैं हिटलर हूँ बाद में। बट मूवी स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट चला उसकी बायोग्राफी एंड वो खुश हो रहा है, लोग तुरंत खड़े हो गए सारे। ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि देखो मेरा ऑर्डर कितना सख्ती से इस्तेमाल हो रहा है। बट इतनी देर में कुछ 8-10 लोग उस पर टूट पड़े कि हिटलर की बायोग्राफी चल रही, तू बैठा कैसे है। तो इसका मतलब ये है कि हिटलर खुद पिट गया था अपने ही ऑर्डर से, कि जब आप ऐसे ऑर्डर पास करते हैं आपकी पिटाई कई बार हो सकती है। दैट इज़ वाई तानाशाही देश के अंदर इस तरह के हुक्म चलाए जाते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा। आपके घर में हमारी एक फ़ोटो होनी ही चाहिए। ऐसे नॉर्थ कोरिया एक तानाशाह देश है, उसका हेड है किंग जोंग उन। हर घर में ऑर्डर है कि उसकी फ़ोटो आपके घर की दीवार पर लगी होनी चाहिए और आपको उसकी पूजा करनी है, ये ऑर्डर है। तो ऐसे देश का फ़ायदा क्या है। तो तानाशाही देश में और लोकतांत्रिक देश में फ़र्क होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता को आज़ादी होनी चाहिए सरकार को क्रिटिसाइज़ करने की। बट अगर मैं सरकार हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा क्रिटिसिज्म ना कर पाएँ, क्योंकि मैं चाहूँगा लोग मेरी हमेशा कह रहे हैं सपोर्ट में, ताकि मुझे पावर का आनंद हर 5 साल बाद आता रहे। कल मैं आपसे डिटेलिंग में इस चीज़ के बारे में पूछूंगा और आप कोशिश करना कि YouTube पे कुछ वीडियो देखो जहाँ डिफेमेशन केसेस चलाए गए हैं लोगों पे और डेप्थ में जानो इनके व्यूज़, तो ही फिर मज़ा आएगा पढ़ाई करने का।